हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारे अध्याय 3 के कुछ प्रश्न रह गए थे, लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे। इसके बाद के कुछ प्रश्न जैसे विलोपन विधि हमारी रह गई थी, इसके बाद में ग्राफीय विधि और एक प्रश्न है। 3 प्रश्न हम यहाँ पर टोटल करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अध्याय 4 और अध्याय 5 को करेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है हमसे। हमसे कहा है कि 3x धन y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये दो समीकरण है और विलोपन विधि से हमको इसके हल जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल में हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक चर के मान को हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, मतलब हमको कि माइनस नहीं करना पड़ेगा, सीधे ही काम हमारा हो जाने वाला है। देखो कैसे, अगर हम x को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 का। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों देखो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर मैं 2 का गुणा करूंगा तो ये 6x हो जाएगा और यहाँ पर 3 का गुणा करूंगा तो ये भी 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, ठीक। तो हमारा x हट जाएगा, बचेगा y। लेकिन यहाँ हम देखो एक स्मार्ट मूव करेंगे, 2 जगह गुणा करने से अच्छा सीधे इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कैसे कर देंगे, ये 6x हो जाएगा और ये 2y। अब ये 2y और ये माइनस का 2y, ये हो जाएंगे कट और ये हो जाएगा हमारा x का मान इससे निकल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, समीकरण, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 से गुणा और समीकरण 2 में उसको जोड़ दिया, ठीक है। इसमें 2 से गुणा किया तो पूरे समीकरण में गुणा होता है, 6x धन का 2y बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। 6x धन का 2y बराबर 20 पूरे में गुणा और ये जैसा का वैसा 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको तो हमको ऐड करना है तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बदलने वाला, ठीक है। 6 और 2 हो गया 8x, ये हो गया खत्म, ये हो गया 22, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 22/8 और यदि कट करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 11 के बटे में 4, ठीक है। x का मान आ गया। अब x का मान किसी भी इसमें रख दो और y का मान यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। अगले पर बढ़ते हैं हम लोग, ग्राफीय विधि करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ये ग्राफ वाले प्रश्न पर, ग्राफीय विधि पर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला समीकरण ये लेते हैं, माना समीकरण 1 ये है, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये x, ये y। अब इस समीकरण में x का मान रखेंगे और y का निकालेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें मैं x बराबर 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा 0 और y बराबर क्या हो जाएगा 6। 0 रखा 6 आया। x बराबर 1 रखा मैंने, तो x बराबर 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 रखा तो 2 प्लस y बराबर 6, y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। x बराबर 1 रखा तो y बराबर 4। अब इस वाले समीकरण के लिए देखते हैं, इसके लिए एक बक्सा बना दिया यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें मैंने x बराबर 0 रखा तो ये हो गया 0, ये 4 चला गया इधर, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 0 माइनस 2y बराबर 4, y बराबर कितना हो गया माइनस का 2। ये 2 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और माइनस आ जाएगा तो ये माइनस का 2, ये माइनस का 2। अब इसके x बराबर क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1 रखा जब मैंने तो ये हो गया 4 माइनस 2y बराबर 4, इसका पक्षांतर मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अब ये 4 का पक्षांतर करूंगा तो ये माइनस का 2y और ये 4 भी प्लस का, ये 4 भी प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 रखा तो 0 आ गया। अब ड्रॉ करते हैं हम ये दोनों समीकरण का यहाँ पर ग्राफ, ठीक है। अब ये जो है ये एक रैखिक समीकरण है, घात 1 मतलब रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, ऐसी 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 कैसी भी हो सकती है, ठीक है, सरल रेखा होगी, ठीक, ठीक है सर। तो अब इस वाले के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हमने ये पॉइंट लेके पता कर लिए, मतलब x का मान जब 0 है तो y का मान 6 है। तो देखो x का मान 0 और y का मान 6, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया 0,6, ठीक है। और क्या है, x का मान जब 1 है तो y का मान कितना है, 4 है। x का मान जब 1 है तो y का मान कितना है, 4 है, ठीक है। ये मैंने एकदम एक्यूरेट नाप कर नहीं बनाया है, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये 1,4 हो गया। अब इस वाले इसके लिए आ जाते हैं, इसकी लाइन यदि हम खींचेंगे तो कैसी आएगी, इस तरीके से कुछ ऐसी आएगी। अब ये थोड़ा यहाँ हो गया, ठीक है, जाने दो, इतना तो चलता है। अब जब ये वाले समीकरण के लिए हम करेंगे तो x0 तो y माइनस का 2, x0 y माइनस का 2, तो ये हो गया 0 माइनस 2 वाला पॉइंट। और दूसरा x जब 1 है तो y कितना है, 0 है। x जब 1 है तो y 0 है, मतलब कि ये वाला पॉइंट हो गया 1,0, ठीक है। इसकी लाइन खींचेंगे तो कैसी आएगी यहाँ पर, ऐसी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी हमारा एक्यूरेट नहीं है, जब स्केल से नाप कर बनाओगे तो ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं। तो ये हो जाएगा 2,2, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान भी 2 और y का मान भी 2। तो इस तरीके से ग्राफीय विधि से हमारा ये हल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां पे
हमारा हल होगा। और यदि अगर लाइन ऐसी आती और उसी के ऊपर एक और लाइन दूसरी वाली ऐसी आ जाती तो ये लाइंस क्या हो जाती, संपाती हो जाती, मतलब कि इसके अनेक हल होते, ठीक है। और अगर लाइन, एक लाइन जैसे ये है, मान लेते हैं एक लाइन ऐसी आई है हमारी और दूसरी वाली एक और ऐसी ही आ जाती, ठीक है, ये थोड़ा ऐसा हो गया, ऐसी आ जाती, मतलब ये क्या है, पैरेलल हो जाती, पैरेलल मतलब समांतर हो जाती, तो इसके कोई भी हल नहीं होते, हम नीचे यहाँ पर लिख देते, ठीक है। लेकिन अभी हमारे हल आया है तो x बराबर 2 और y बराबर माइनस का सॉरी y बराबर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन उस पर बढ़ते हैं, फिर चैप्टर 4। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ये मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न हमारा ये है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, अब मान लेते हैं अंश जो है वो x है और हर जो है वो है y, ठीक ठीक है सर। अब जब हम अंश और हर में 2 जोड़ते हैं, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, ठीक है, ये 9/11। और जब हम अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाती है 5/6, ठीक है, 5/6 हो जाती है ना। हाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहां से समीकरण बनाएंगे और भिन्न यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका इधर और इसका इधर कर दो तो 22x प्लस 22 और सॉरी 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, ठीक है। y वाले को इधर भेज दो तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। अब इधर से बनाओ तो 6x प्लस 18 बराबर 5y धन 15, ठीक है। 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, ये दूसरा समीकरण हमारा हो गया, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर x अपॉन y, x का मान मिल जाएगा और y का मान। और भिन्न क्या होती है हमारी, x भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटे हर, मतलब जो x का मान रहेगा वो और जो y का मान रहेगा वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो हमारी भिन्न आ जाएगी। अब इसको चाहो तो आप ग्राफ विधि से सॉल्व करो या विलोपन विधि से सॉल्व करो या जो भी विधि से आपको करना उस विधि से आप सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम अध्याय 4 पर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इसमें सबसे पहला है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। इससे पहले एक और क्वेश्चन बनता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो अगर मान लेते हैं कोई भी समीकरण है जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है। तो यही जो होगा वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो अब द्विघात समीकरण का मानक रूप होता क्या, कैसे होता है, तो ये होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि a b और c जो है वो क्या है, तो a जो है वो हमारा है x वर्ग का गुणांक, b हमारा x का गुणांक है, ठीक है, और c जो है वो क्या है, अचर पद है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के विविक्तिकर का सूत्र क्या होगा, तो विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको d से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, d से डिनोट करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है b का वर्ग माइनस 4ac, ठीक है। ये हमें मूलों की प्रकृति बताता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि विविक्तिकर का यूज क्या है या फिर इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो इसे हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण की, ठीक है, ठीक है। क्या होगा यदि d बराबर 0 आ जाए। अब मान लो मैं d सॉल्व कर रहा हूं, b जो है ये है 4ac, अब माइनस कर रहा हूं तो 0 तो ऑब्वियसली आ सकता है, कुछ भी आ गया, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये 0 आ गया, ठीक है, d बराबर 0 आ गया, तो अब मैंने कहा कि मूलों की प्रकृति बता सकते हैं, तो कैसे, अब d बराबर 0 आ गया तो मूल कैसे होंगे, हम मतलब बिना सॉल्व करे पहले ही बता देंगे कि मूल कैसे होंगे। तो d यदि 0 आ गया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक, वास्तविक के साथ साथ क्या होंगे, वास्तविक एवं बराबर होंगे, ठीक है, वास्तविक एवं बराबर होंगे। d यदि 0 से बड़ा आ गया तो इस केस में भी मूल जो है वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक, वास्तविक होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे। असमान कैसे, देखो जैसे एक मूल आ गया 3 और एक मूल आ गया 2, ये बराबर नहीं है। और वास्तविक एवं बराबर में क्या होगा, 3 आ गया और दूसरा भी 3 ही आ गया, या 2 आ गया और दूसरा भी 2 ही आ गया, ठीक है, ये समान हो जाएंगे, ठीक है। वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान। और डी यदि छोटा आ गया, मतलब कि नेगेटिव में आ गया, कुछ नेगेटिव में आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, इसमें मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और अब वो बराबर बराबर नहीं, वो अभी छोड़ दो, ठीक है। काल्पनिक में क्या होता है कि अभी 11th में पढ़ोगे, अब आयोटा वाली एक टर्म होती है, ये आ जाती है आयोटा, ठीक है।
तो आयोटा का मान होता है करनी में माइनस का 1, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ नहीं पाते, अब ये आगे आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में आ जाता है कोई भी मान इसमें, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा करनी के अंदर। तो ये जो है ये काल्पनिक चीजें हैं, ठीक है, तो मूल काल्पनिक होंगे, ठीक। इसके बाद किसी द्विघात समीकरण या इसी को हम कह सकते हैं वर्ग समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, ठीक है, अधिकतम घात कितनी होती है। अब नाम से ही क्लियर है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। वर्ग का मतलब यदि मैं 2 का वर्ग कहूं तो घात कितनी है 2, 3 का वर्ग कहूं तो घात कितनी है 2, ठीक है। और द्विघात समीकरण से तो क्लियर ही है घात 2, तो मतलब कि इसकी अधिकतम घात कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र, अब इसको हल करने के लिए क्या सूत्र होता है, देखो इसको हल करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास में x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b का वर्ग माइनस 4a c के बटे में 2a, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। ये देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखो d का मान है ना, तो d को अंडर रूट में कर दिया और इसके नीचे 2a कर दिया, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण x का वर्ग प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति बताइए, ठीक है। मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते हैं हम, d बराबर b का वर्ग, b क्या है यहाँ पर प्लस का 1 है, तो 1 का वर्ग माइनस 4, a कितना है, ये भी 1 है, x वर्ग का गुणांक है तो 1, और c कितना है माइनस का 1 है, ठीक है, तो माइनस का 1, तो d बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 एकम 4, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इसके लिए, ठीक है। d बराबर 5, यानी कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है वास्तविक एवं असमान, अलग अलग, ठीक है, वास्तविक एवं असमान। अब सेम टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति बताइए। मैंने कहा ना मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें हम d बराबर b का वर्ग, b क्या है माइनस का 7, तो माइनस 7 का वर्ग माइनस 4, a है 2 और c है 3, ठीक है, तो 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर 25। तो डी जो है यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, तो वास्तविक और असमान यहाँ पर भी मूल होने वाले हैं। और यदि अगर मान लो इसी में क्वेश्चन आता है कि मूलों की प्रकृति नहीं कहता, मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, और मूल ज्ञात करने में हमको सूत्र लगाना पड़ता है या फिर गुणनखंड सोचना पड़ता है, तो इसमें हमको टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो इसको ना पॉज दे दो, मतलब एक होल्ड पे रखो इसको बाद में करो इसी का, क्योंकि इसी का जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में हमको आने वाला है, ठीक है। और ये हमको यहाँ पर 1 नंबर दे रहा है, तो इससे अच्छा पहले वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में इसके मूल निकालो, है कि नहीं। तो ये जो है ये हमारे लिए एक हमको फंसाने के लिए आता है क्वेश्चन कभी कभी, ठीक है। और यदि अगर मतलब नॉर्मल है, छोटा सा क्वेश्चन है कि हम ऐसे ही सोच के ही पता लगा ले रहे हैं कि क्या मूल आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हमारे इसी पर से पूरे वास्तवनिष्ठ जो है ऑब्जेक्टिव जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, हम अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसके प्रश्नों पर, ठीक है। तो प्रश्नों में हमसे सबसे पहले प्रश्न है कि 2x का वर्ग माइनस का 5x धन 3 के मूलों की प्रकृति एवं मूल ज्ञात कीजिए, ठीक ठीक है सर। हल, अब हम इसको दो विधि से कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से या फिर सूत्र विधि से। तो हम इसको गुणनखंड से करते हैं, ठीक है। ऐसा स्पेसिफिक भी आपको दिया रह सकता है कि या तो सूत्र विधि से सॉल्व कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अभी हम एक प्रश्न को गुणनखंड से करते हैं, इसके दूसरे वाले को सूत्र विधि से कर लेंगे, ठीक है सर। अब देखो ये कह रहा है कि 2x का वर्ग माइनस 5x धन 3, पहले इसके मूलों की प्रकृति और फिर मूल। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, d बराबर b का वर्ग, b है माइनस 5, इसका वर्ग माइनस 4a और ये c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, तो d बराबर क्या हो गया 1, और 1 जो है वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है, d ग्रेटर देन 0, मतलब मूल जो है वास्तविक है और बराबर है, ठीक है। भले कोई भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, एक बार लिख ही देना है कि मतलब ये वाला जो प्रोसेस है हमारा डी वाला, इसको लिख दो, ठीक है। अब गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो 2x का वर्ग माइनस 5x धन 3 बराबर 0, ठीक। अब जब हम इसको ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से, तो हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a और c बराबर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब हमको गुणा करने पर 6 मिलना चाहिए और जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, इसके हिसाब से डिसाइड करते हैं हम। जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए माइनस का 5, तो हमें माइनस का 5 कैसे मिलेगा, जब हम माइनस का 3 और माइनस का 2 करेंगे और इसको जोड़ेंगे, मतलब कि देखो माइनस और माइनस दोनों माइनस के तो जुड़ जाएगा, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, और माइनस का 3 गुना माइनस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो मतलब कि ए और सी भी हमें मिल गया, जोड़ने पर 6 और सॉरी मल्टीप्लीकेशन पर 6 और जोड़ने पर माइनस का 5, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे 2x का वर्ग माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। देखो अब इन दोनों को जोड़ो तो माइनस का 5x मिल रहा है ना, ठीक है, और ये 2x का वर्ग और प्लस 3 जैसा का वैसा, ठीक है।
अब यहाँ से हम x को ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा, ये बच जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा और 2x माइनस का 3 ये भी बच जाएगा। अब यदि ऐसा हमको लगता है कि नहीं यार हमने ये वाला गलत किया है, तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको, तो इसको 0 रखने पर आ जाएगा x बराबर 3 के बटे में 2, इसको रखेंगे तो x बराबर 1। तो ये दो हमारे मूल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लो, अगले पर बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ये दूसरे वाले क्वेश्चन पर, इसको हम सूत्र विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें विविक्तीकर निकालना है d। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा b का वर्ग, b हमारा ये है -7 का वर्ग। इसको तो हम उसमें सॉल्व कर चुके हैं वास्तुनिष्ठ में। -4 a जो है वो 2 है और c जो है वो 3 है। ठीक है, ठीक है सर। 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो d बराबर क्या आ जाएगा 25, और d जो है वो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। ठीक है, अब मूल ज्ञात करना है किससे, सूत्र विधि से। सूत्र होता है माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac के बटे में 2a। ठीक है, मान रख दो फटाफट यहाँ पर माइनस का b। ठीक है, और ये जो हमारा b है इसमें पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 7 और एक माइनस यहाँ, माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस b का वर्ग। b का वर्ग, या तो चाहो तो सीधे यहाँ पर d लिखो। d का मान हम क्या निकाल चुके हैं, 25 निकाल चुके हैं, तो 25 लिख दो सीधे। ठीक है, बटे में 2a, ए का मान कितना 2, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, तो ये 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसके बटे में 4। अब एक बार धन चिन्ह ले लो और एक बार ऋण। धन चिन्ह लेंगे तो यहां पर ये माइनस हट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 के बटे में 4, 7 3 10 और 2 12, 12 के बटे में 4 यानी कि x बराबर 3। ठीक, ठीक है। अब माइनस ले लेंगे तो 7 -5 के बटे में 4, तो x बराबर 2 के बटे में 4, मतलब कि x बराबर 1/2। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना चाहिए, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये हमारे दोनों रूट यहाँ पर आ जाएंगे, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, चाहो तो आप इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल लेकर बताया है, गुणनखंड विधि से भी आ सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसके तीसरे वाले प्रश्न पर। इसमें कह रहा है हमसे कि दो संख्याओं का योग 17 और गुणनफल जो है वो है 72। मतलब कि यदि कोई दो संख्या है 5 और 6, तो इसको जोड़ेंगे तो 17 आएगा और गुणनफल जो है इसका 5 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा। एग्जाम्पल है 5 और 6, 5 6 और 5 गुना 6 30 होता है, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी संख्या। तो अब हमें यहाँ पर दो संख्या देखकर x और y नहीं ले लेना है, यहाँ पर लेना है हमें ओनली x। हल, पहली संख्या क्या ले लेंगे, x ले लिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि दो संख्या है 5 और 4, इसको जोड़ने पर आता है 9। ठीक, 5 और 4 को जोड़ने पर आता है 9। मुझे 5 पता है, प्लस यहां पर कोई संख्या होनी चाहिए और आंसर मुझे 9 चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये संख्या याद करने के लिए मैं क्या करूंगा, 9 में से 5 को माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, 4 आ जाएगा मेरा आंसर, मतलब कि यहाँ पर 4 आएगा, है ना। इसी तरीके से मुझे पता है कि x में कोई एक संख्या है जिसको जोड़ने पर मुझे 17 मिलता है। अब मुझे 17 आंसर चाहिए और ये संख्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस का x, है ना। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 17 माइनस का x। तो इसीलिए दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या जो है वो हमारी क्या हो जाएगी 17 माइनस का x। ठीक है, ठीक है सर। ये होगी हमारी पहली कंडीशन प्रश्नानुसार। अब पुनः प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल पुनः, ठीक है, गुणनफल तो x इंटू 17 माइनस का x बराबर 72। ये हो जाएगा 17x माइनस का x वर्ग बराबर 72। ठीक है, ये 72 है। अब इसको पक्षांतर कर दो इधर, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, इसको पक्षांतर किया तो ये माइनस का 17x बराबर, ओ सॉरी बराबर नहीं, ये तो इस साइड चलेगा, तो ये हो गया धन का 72 बराबर इस साइड क्या हो गया 0। अब इस साइड 0 लिख दो या इस साइड किसी भी साइड 0 लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को सॉल्व करके हम मान निकाल सकते हैं, तो इसका मान आएगा 9 और 8। ठीक है, देख लो कैसे आता है, x का वर्ग माइनस का 9x प्लस का सॉरी माइनस का ही 8x प्लस का 72। ठीक है, तो देखो 9 और 8 17 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग, या फिर चाहो तो इसके बाद ही यहाँ पर तुम सूत्र विधि लगा सकते हो। ठीक है, माइनस का भी प्लस माइनस डी के बटे में 2 है। ठीक है, सूत्र विधि लगा और सॉल्व कर लो। ठीक, इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट वाले प्रश्न पर। क्या कहता है हमसे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक। और क्रमागत कह रहा है, क्रमागत का मतलब क्या होता है? 2 3 5 6 24 25 25 26 इस तरीके के क्रमागत। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि 2 है तो इसमें हमने +1 किया तो 3 आ गया, 5 में +1 किया तो 6 आ गया, 24 में +1 किया तो 25 आ गया, 25 में +1 किया तो 26 आ गया, ठीक है। क्रमागत मतलब ये होता है। मान लेते हैं हम लोग पहला धन पूर्णांक क्या है? x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। x+1 हो जाएगा ना। यदि मैं 2 कहता हूं तो 2+1 हो जाता है ना तीसरा, ये मतलब इसके नेक्स्ट वाला। 5 कहता हूं तो 5 के बाद में +1 कर देते हैं, 6 आ जाता है। तो इसी तरीके से x है तो x+1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या कहता है कि इनके वर्गों का योग। क्या मतलब हुआ? इनके वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग धन x+1 का वर्ग, ठीक है। दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365 है, ठीक है सर। ये x का वर्ग हो गया प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a धन b पूरे का वर्ग, यानी कि x का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2x और 1 का 1 आ जाएगा, 2ab बराबर 365, ठीक है सर। x का वर्ग और x का वर्ग हो गया 2x का वर्ग प्लस 2x बराबर 365 माइनस का 1, ये 1 इधर जाके माइनस का 1, 2x का वर्ग प्लस 2x बराबर 364, ठीक। इसका पक्षांतर कर देंगे, 2x का वर्ग प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब अगर आपका मन करे तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 यहां से कॉमन ले लिया या फिर 2 से डिवाइड कर दिया पूरे समीकरण को, तो क्या हो जाएगा? ये x का वर्ग प्लस x और इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण, ठीक है। अब इसको सूत्र विधि या गुणनखंड विधि किसी से भी सॉल्व करके आंसर निकाल लो, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, मतलब सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें कहा है हमसे दो क्रमागत विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से चलते हैं। मतलब इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो क्रमागत रहता तो +1 करते हैं हम लोग, अब क्रमागत नहीं है, क्रमागत विषम है। क्रमागत विषम मतलब देखो, अब एक है, एक में हमने 2 प्लस किया तो 3 आया, 3 में हमने 2 प्लस किया तो 5 आया, 5 में 2 प्लस किया तो 7 आया, 7 में 2 प्लस किया तो 9 आया, 9 में 2 प्लस किया तो 11 आया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि यदि पहला हमारा x है तो हमें x में क्या करना पड़ेगा? 2 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा आएगा, दूसरा वाला क्रम आएगा, ठीक है। पहला दूसरा ये है क्रमागत विषम विषम, ठीक। तो पहला मान लेते हैं हम लोग x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। जाहिर सी बात है, x+2 हो जाएगा, हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग 290 है, तो ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x इंटू x+2, ओ सॉरी, वर्गों का योग कहा है ना, तो x का वर्ग धन x धन 2 का वर्ग बराबर 290, ठीक है। तो ये x का वर्ग हो गया धन a धन b का वर्ग, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab बराबर 290, ठीक है सर। x का वर्ग और x का वर्ग हो गया 2x का वर्ग, 2 दूनी 4x प्लस का 4 बराबर 290, 2x का वर्ग धन का 4x धन 4 माइनस 290 बराबर 0। तो 2x का वर्ग धन का 4x माइनस का 286 बराबर 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 2x और ये हो जाएगा 1 4 3, मतलब 143, ठीक है, 143 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब फिर से मैं यही कहूंगा कि चाहो तो आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लो या फिर इसको सूत्र विधि से सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी आपका फेवरेट नंबर यहाँ पर आ चुका है, तो जिस विधि से करना चाहो उस विधि से कर लो, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अध्याय 5 पर। इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे सबसे पहले। तो पहला वाला देखो क्या है, समांतर श्रेणी का मानक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ज्यादा ही लिख दिया कुछ, इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पर हमें इतना लिख के खत्म नहीं करना है, यदि 2 नंबर में यदि आ जाता है, वैसे आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें लिखना है a जो है वो प्रथम पद है और d जो है वो क्या है? सारवंतर है। अगर एक शब्द में उत्तर आता है तो भी वहां पर लिखना है, ठीक है। a जो है वो प्रथम पद है और d जो है वो सारवंतर है, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन देख लो, -5 माइनस का 1 3 7 का प्रथम पद एवं सारवंतर बताइए। तो प्रथम पद तो इसका a बराबर माइनस का 5 साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और d क्या होता है? सारवंतर का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 जो है ये दूसरा पद है और a1 जो है ये पहला पद है, ठीक है। इसी की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो a3 माइनस a2, ठीक है।
मतलब कि एक पद और उससे पहले वाला पद, ठीक है। तो हम ये वाला हमें सरल दिख रहा है, तो 3 और ये एक वाला, या फिर चाहो तो इससे जिससे करना उससे कर लो, ठीक है। हम a2 माइनस a1 कर रहे हैं, तो a2 क्या है हमारे पास में, माइनस का 1 है, और a1 क्या है हमारे पास में, माइनस का 5 है, और माइनस 1 बीच में पहले से ही लगा है, ठीक है। ये माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 5, और ये माइनस, ये हो गया प्लस का 5, बराबर कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। तो डी हमारा कितना हो गया, 4। सारवंतर हो गया 4। अब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे करके हम पता भी लगा सकते हैं। अब एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र हमें बताना है। तो एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन, एनवा पद। ए1 लिखा पहला पद, ए2 लिखा दूसरा पद, ए एन लिखा एनवा पद, ठीक है, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा सूत्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद करना है। एपी के एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, तो एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस ऑफ एन बराबर 2a, नहीं सॉरी, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है इसका सूत्र। और इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैसा, इसको लिख सकते हैं हम बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। कई लोग ए एन को एल से भी डिनोट करते हैं, कई लोग ए एन को एल से भी डिनोट करते हैं, तो ए प्लस ए एल हो जाएगा, ठीक है। ए जो ए1 जो है हमारा, ये प्रथम पद होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला जिससे सॉल्व हो जाए उससे कर लो, ठीक है। अगले पर आते हैं, -3 माइनस का 1/2, 2, इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 11वां पद यदि हमें ज्ञात करना है तो a11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1, n कौन सा है हमारा, 11 है, 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखो यहां से भी देख सकते हो, a11 मतलब कि n की जगह पर हमें क्या लिखना है, 11 इंटू डी। तो a11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 1 गया तो a प्लस 10d, है ना। तो a का मान रखेंगे हम, a का मान क्या है, यहां से माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस 10, और d का मान कितना आएगा, d का यहां से फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो माइनस का 1/2, d बराबर माइनस का 1/2 माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो d बराबर कितना, माइनस का 1/2 प्लस का 3। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 6 के बटे में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 के बटे में 2, 6 और माइनस का 1 हो जाएगा 5 इसके बटे में 2, ठीक है। अब हमें a11 फाइंड करना है, तो a का मान रख दो, यहाँ से कितना है, माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 मैंने यहाँ पर रख दिया, धन 10, और d का मान कितना है हमारे पास में, 5/2 गुणे का 5/2, ये 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 25 हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस का 25, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गया तो 22, तो a11 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 22 आ जाएगा, ठीक है। ये 11 का मान कितना आ जाएगा, कौन सा कर रहे थे हम लोग, ये वाला कर रहे थे, ये 22 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका 10वां पद निकालना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा a प्लस 9d। अब a का मान रखते हैं यहाँ पर कितना है, 5, और d का मान कितना है, 8 में से 5 गया तो 3, तो ये हो जाएगा 5 धन 9 गुना 3। इसको सॉल्व कर लो, इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 -2 और ऐसे ही चल रहा है, तो क्या यह एक समांतर श्रेणी है, क्या यह एक समांतर श्रेणी है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग, तो हमारे समांतर श्रेणी के लिए होना चाहिए सारवंतर डी जो है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यदि हम देखेंगे तो 2 और -2 मतलब कि 2 माइनस ऑफ माइनस का 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये -2 माइनस ऑफ 2 ये वाला मतलब कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सब बराबर आना चाहिए। देखो अब ये 4 आ गया और ये माइनस का 4 आ गया, सारवंतर यहाँ पर चेंज हो गया, मतलब कि ये जो है समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी ये नहीं है, सारवंतर बराबर नहीं है। अगर पूछता है कि क्यों नहीं है, तो सारवंतर इसका बराबर नहीं है, आप खुद से भी एक बार निकाल कर देख लेना, ठीक है। यदि ए बी सी एपी में हो तो मध्य पद ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ए बी और सी यदि एपी में है तो मध्य पद ज्ञात करने का सूत्र बताइए। अगर ये एपी है तो बी बराबर होता है ए प्लस सी के बटे में 2, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं, 2 बी बराबर ए धन सी, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ये वाला याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मध्य पद ज्ञात करने का सूत्र है। 3 और 5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य और मध्य पद एक ही बात है, ठीक है। तो देखो अब हमें ए का मान पता चल गया और सी का मान पता चल गया, हमें मध्य पद बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो बी बराबर होता है ए धन सी के बटे में 2, तो ए है हमारा 3 और सी है हमारा 5, इसके बटे में 2, ये तो मतलब कि 8 के बटे में 2 यानी कि 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे सारे वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद करना ही है क्योंकि आगे के प्रश्न इसी पर से बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको याद कर लो फॉर्मूलों को, ठीक है, फॉर्मूले। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके प्रश्नों पर, ठीक है। इसमें कहा हमसे श्रेणी 7, 13, 19 से लेकर 205 में कितने पद होंगे। तो मान लेते हैं हम इसमें n पद होंगे,
क्या मान लेते हैं, माना श्रेणी में n पद होंगे। इसमें पहला पद क्या है हमारा, a1 बराबर है 7, d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 7 बराबर 6, और nवा पद जो हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 205, और n क्या हो जाएगा नहीं पता, क्योंकि n ही हमें ज्ञात करना है। n जो होती है वो पदों की संख्या होती है। तो an वाला सूत्र क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 205, a का मान है 7, n का मान हमें नहीं पता, और d का मान है 6। 7 का पक्षांतर किया, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ये माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 का पक्षांतर इसके बटे में, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में है, तो 198 के बटे में 6 बराबर n माइनस 1। ये डिवाइड होगा तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, n माइनस 1, 6 से 33 बार में गया। माइनस 1 का पक्षांतर इधर किया तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा टोटल मिलाकर 34। मतलब कि क्या हुआ, n बराबर 34 आ गया। मतलब श्रेणी में कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूले पे खेल खत्म हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे वाले प्रश्न पर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 में कोई पद 301 है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, हमें रीजन बताना है। अब हम ठहरे भाई पॉजिटिव पॉजिटिव पर्सन है, तो हम मान लेते हैं कि माना इस वाली श्रेणी में nवा पद 301 है। कौन सा पद, nवा पद। मतलब कि an बराबर क्या हो गया 301, nवा पद 301 है, और पहला पद क्या है, a बराबर a1 बराबर कितना हो जाएगा 5, और d क्या हो जाएगा हमारा, डी क्या हो जाएगा सारवंतर। 11 माइनस 5 बराबर कितना होता है 6। अब ये डी आ गया, a1 आ गया, मतलब a आ गया, और an आ गया। हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा पद है। ठीक है, तो वही सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 301, a का मान 5 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना 6। इसका पक्षांतर किया 301 माइनस का 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 5 गया इसमें से तो कितना बच जाएगा 296 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 का पक्षांतर इसके बटे में कर दिया, 296 के बटे में 6 बराबर n माइनस 1। अब डिवाइड कर देंगे इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ अलग से करो क्योंकि इसमें खेल है थोड़ा सा। के बटे में 6, पहले 2 से करो, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 148, और ये 2 तिया 6। ठीक, अब 3 से करो, 3 3 एकम 3, 3 चौके 12, और ऐसे करो, 3 चौके 12 बचा 2, 3 नम 27 होता है, एक बच जाएगा। मतलब ये डिवाइड तो नहीं होने वाला, मतलब 148 के बटे में 3 आ जाएगा, 148 के बटे में 3 आ जाएगा। चलो अब प्लस 1 करके देखते हैं भाई, n बराबर, तो ये 3 हो गया, 148 प्लस का 3 बटे में 3, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 151 के बटे में 151 के बटे में 3 बराबर n। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। अब चूंकि n बराबर जो है वो 151 के बटे में 3 आ गया, मतलब भिन्नात्मक संख्या आ गई है। तो भिन्नात्मक संख्या जो होती है कि नहीं हमारी, अब जो भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी, अगर मैं इसको डिवाइड भी करूंगा तो कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जैसे कितना आया था ये 49.54 इस तरीके से आ जाएगा। और लेकिन जो हमारे पद होते हैं, ये होते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ऐसा तो हमने कहीं पद नहीं सुना कि 4.5वां पद है या 6.9वां पद है, ऐसा कुछ तो हमें नहीं पता है ना। इस तरीके से हमें कुछ भी नहीं पता है, और ऐसा होता ही नहीं है तो पता कैसे होगा। ठीक है, तो n बराबर 151 बटे 3 आ रहा है। अब चूंकि ये भिन्नात्मक संख्या है, चूंकि ये भिन्नात्मक संख्या है, इसीलिए इसीलिए 301 कोई पद नहीं होगा। 301 कोई पद नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, इस वाली श्रेणी में। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि श्रेणी 5, 11, 17, 23 में 301 कोई पद नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि यदि भिन्नात्मक आता है तो ये पद नहीं होने वाला, और यदि अगर अच्छा कोई नंबर आ जाता है, 151 ही आ जाता है, तो हमें पता चल जाता कि 151वां पद जो है वो 301 होगा, या फिर 51 आ जाता तो पता लग जाता कि 51वां पद 301 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम ये दूसरे वाले प्रश्न पर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है हमसे, 5 से विभाज्य प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। या फिर यही क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, तो 5 के प्रथम 10 गुणज, मतलब पहला गुणज क्या हो जाएगा 5 खुद ही हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा 10, फिर 5 दिया हो जाता है 15, 5 के 20, 5 25, ऐसे करके 10 गुणज कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। या फिर ये नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर इसी को इस तरीके से देखा जाए, 5 से विभाज्य प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो 5 से विभाज्य प्रथम 10, तो पहला वाला तो 5 ही हो गया, दूसरा वाला 5 से विभाज्य होगा वो 10 होगा, तीसरा वाला 15, चौथा 20, 25, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये एक एपी बन जाएगी, है ना, ये बन जाएगी क्या, एक एपी। तो एपी में प्रथम पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, डी बराबर हो जाएगा 10 में से 5 किया तो बचा 5। ठीक है, ए एन नहीं पता है हमें, जरूरत भी नहीं है इसकी। ठीक है, एन पता होना चाहिए,
एन पता होना चाहिए, एन क्या है 10, 10 गुणज का योग ज्ञात करना है। अब एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन जो होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, डी हो जाएगा। एस 10 10वें पद का योग ज्ञात करना है, तो 10/2, 10/2, 2 ए का मान है 5 प्लस एन माइनस वन, तो 10 - 1 के इंटू डी, डी कितना है 5 है, ठीक है सर। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 माइनस 9 और 9 गुणा 5 45, ठीक है सर। S10 बराबर 5, हाँ हाँ, यही वही मैं सोच रहा था कि ये माइनस कैसे आ गया, प्लस है, ठीक है। ये हो जाएगा 45 और 10 55, ये 55, 555 आ गए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 55 25 के 5 हासिल के 2, 55 25 26 27 275, ठीक है। तो 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 275। अब इसी की जगह आपसे 8 भी दिया हो सकता है, 9 भी दिया हो सकता है, 10 कुछ भी दे सकता है, 8 भी आ सकता है, 8 के ज्यादा चांस है, ठीक है। तो बस यही हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, इस तरीके से आ जाएगा। पहला पद हो जाएगा 8 और डी हो जाएगा फिर 8 और एनवा पद हो सकता है आपसे 15 पदों का योग पूछ ले या फिर 500 पदों का योग पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ना, हमें तो बस एक फॉर्मूला लगाना है, खेल खत्म, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लो इसको। अब आते हैं एक थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या कहता है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 से लेकर आगे तक कुछ भी होगी और 3 10 17 और आगे तक जो भी है, ठीक है, के एनवे पद बराबर होंगे, ठीक है। अब मैं समझाता हूं इसको। इसमें कह रहा है कि ये वाली श्रेणी और ये वाली श्रेणी कि ऐसे कौन सा पद होगा जो दोनों पद जो है मतलब या 10वां पद होगा या 50वां पद होगा, कौन सा पद होगा जिनके लिए इसका भी a50 और इसका भी a50 जो होगा बराबर होगा, या फिर इसका भी a10 और इसका भी a10 जो होगा बराबर होगा। अब देखो जैसे इसका a1 जो है, इसका a1 क्या है, इसका a1 63 है, a2 क्या है 65 है, इसका a1 क्या है 3 है, a2 क्या है 10 है। अब कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा पद है जिसमें एनवा पद जो है दोनों का जो है बराबर हो, मतलब कि इसका भी जैसे मान लेते हैं हम वो पद 50वां है, तो इसका भी a50 और इसका भी a50 जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो एनवा पद, तो एन का कौन सा मान, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब समझ में आया क्वेश्चन, यानी कि अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका एन और इसका एन बराबर होगा, मतलब कि यदि इसका पद 50वां है तो इसका भी पद 50वां होगा, इसका पद 15वां है तो इसका भी पद 15वां होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पहली श्रेणी में मैंने यहाँ पर लिख दिया a1, अब इसको a1 डैश बोल देते हैं हम लोग, a2 डैश, ठीक है। ये d1, d1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका d1 क्या हो जाएगा, d1 डैश जो हो जाएगा वो क्या है 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है सर। अब देखो nवें पद के लिए, nवें पद बराबर होने के लिए अगर मैं इसका पद an बोलूं और इसका पद an डैश बोलूं, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं an बराबर an डैश, क्योंकि हमें वही तो मान ज्ञात करना है जिसमें n का मान दोनों के लिए बराबर हो, ठीक है। तो an जो है हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश, क्योंकि हमारा ये डैश वाला है, ठीक है। a में क्या है 2, n माइनस वन, डी क्या है हमारे पास में, डी क्या है, ओ सॉरी a तो 63 है ना, 63 और ये है 2 बराबर ए डैश क्या है हमारे पास में 3 है प्लस एन माइनस वन और डी क्या है हमारे पास में 7 है, ठीक है, डी डैश जो है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये वाले को इधर पक्षांतर करो, 63 माइनस का 3 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ये प्लस में है ना तो इधर जाके माइनस में एन माइनस वन इंटू 7, ठीक है। ये गया तो ये बचेगा 60, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n माइनस का 2 बराबर 7n माइनस का 1। अब एन एन वाले 1 नहीं सॉरी 7 होगा ना ये भी। अब एन एन वाले एक तरफ कर लो और बिना एन वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये 2n माइनस का 7n बराबर, ये माइनस का 7 पहले से ही है, माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 60 है तो ये जाके माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक है सर। 7n में से 2n गया तो बचेगा माइनस का 5n, क्योंकि माइनस है, 7 और 2 और 60, ये हो जाएगा टोटल 67 और 2 गया तो माइनस का 65, माइनस से माइनस हो जाएगा कट, ठीक है। n बराबर हो जाएगा 65 के बटे में 5, n बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 5 तिया 15, n बराबर 13, मतलब कि इसका भी 13वां पद और इसका भी 13वां पद दोनों हो जाएंगे बराबर। और जिसको भी यकीन नहीं आता है यहाँ पे इसमें 13वां पद निकाल लो और इसका भी 13वां पद निकाल लो, बराबर आ जाएंगे, भले 14 15 वाले तो अलग ही जाएंगे, ठीक है। 13वें पद दोनों के बराबर हो जाएंगे, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग ये वाले प्रश्न पर, ठीक है। इसमें कह रहा है हमसे कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो ए 31 हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो कि होता है a प्लस 30d, यही होता है, ठीक है सर। और हमें पता क्या है, a 11 पता है जो कि है 38 और a 16 पता है जो कि है 73 73।
तो A11 को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38 और A16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर 73। अब अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता x प्लस 10y बराबर 38, x प्लस 15y बराबर 73, मतलब हमारे पास में दो समीकरण है ना, देखो ये भी xy ये भी xy, ad ad, ठीक है, ये पहला समीकरण ये दूसरा। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण एक माइनस दो, ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38 माइनस a, अब ये यहाँ माइनस लगे तो सभी में माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 15d और ये हो जाएगा 73, ठीक है। अब इसमें से ये गया तो ये तो खत्म, ये हो जाएगा माइनस का 5d बराबर 8 में से 3 नहीं जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, ठीक है, 13 में से 5 गया, सॉरी 13 में से 8 गया तो बचेगा 5 और यहाँ से उधार लिया था तो 6 में से 3 गया तो बचा 3, वो भी माइनस का, क्योंकि 73 जो है वो माइनस में, माइनस से माइनस हो जाएगा कट, 35 5 से डिवाइड होगा तो d बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब d बराबर 7 आ गया, इसका मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, हम लोग इसमें रख देते हैं, d बराबर 7 रख देते हैं, d बराबर मैंने 7 रखा तो a प्लस 15 सत्ते 105 हो गया बराबर 73, a बराबर 73 माइनस 105 हो गया, a बराबर जो भी आएगा आ जाएगा, फिर a 31 आपको ज्ञात करना है तो a का मान रख देना और 30 d का मान रख देना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अध्याय हमारा यहाँ पर अब समाप्त हो जाता है, इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर कर लिए। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट वाला टाइम है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।